मुस्लिम तंजीमों और मजहबी इदारों की तंजीम यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने अपने एक इजलास में करारदाद मंजूर करते हुए त्रिपुरा के फिरका वाराना फसादात और मलून वसीम रजवी के बयानात की शदीद मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इसके जिम्मेदार और तौहीन रिसालत पर मुबनी नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इजलास में कहा गया कि त्रिपुरा में बुलबाइयों को खुली छूट दे दी गई है। हक़ाइक़ को सामने लाने वाले जहदकार और साथियों को हिरासत किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। इजलास में गुड़गांव में खुली अराजी पर नमाज जुमा अदा करने से मुसलमानों को रोकने के वाक़यात पर भी गहरी तशवीश का इज़हार किया गया। इजलास का एहसास था कि रियासती हुकूमत शहीद करदा सेक्रेटरीट की मसाजिद के अलावा अंबरपेट और एयरपोर्ट की मसाजिद की दोबारा तामीर शुरू करे और मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर करे। इजलास में फोरम के अरकान अकरम पाशा तख्तनशीन और मौलाना सफ़ी मदनी के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया गया और मग़फ़िरत की दुआ की गई। इजलास की सदारत सदर फोरम रहीमुद्दीन अंसारी ने की, जिसमें अमीर जामिया निज़ामिया मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, सदर मोहतमद मजलिस उलमा दक्कन मौलाना कबूल पाशा कादरी, मौलाना शाह जमाल रहमान मुफ्ताही, मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन, मौलाना सैयद तकी आबिदी, मुनीर अहमद मुख्तार, उमर अहमद शफीक और दूसरे शरीक थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास आज बामुकाम दरगाह हज़रत शाह खामोश साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के पास मुनक़्क़िद हुआ। 2 साल के बाद तमाम हज़रात इसमें शिरकत किए और जो हमारे साथ 2 हमारे अरकान थे, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी साहब और मौलाना अकरम पाशा साहब का इंतकाल हुआ। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई और कई ऐसे मसाइल थे जो 2 साल से कोविड की वजह से ना मीटिंग हो रही थी, सिर्फ मुशावरत फ़ोनों पे हो रही थी और जिसकी इत्तला वक्तन फ़वक्तन अखबार के ज़रिए दी जा रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इजलास मुनक़्क़िद हुआ और इसमें कई चीज़ें तय की गई हैं जो इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को बहुत जल्द जो है इसके बारे में इत्तला किया जाएगा। और इस इजलास में आज की सदारत मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब, मौलाना सैयद कबूल पाशा शुतारी साहब, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन साहब, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब, सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी साहब, मसूद हुसैन मुश्तहिदी साहब, तकी रज़ा आबिदी साहब के अलावा और जितने जमी अरकान थे उन्होंने शिरकत की। और इंशाअल्लाह आज क्योंकि सदर साहब की तबीयत नासाज थी, उनकी गुलपोशी की गई और तामीर मिल्लत के सदर जो मुनक़्क़िद हुए ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, उनकी गुलपोशी की गई और तमाम मरहूमीन की दुआएँ की गई, जिसमें मुफ्ती सादिक महनी साहब इंशाअल्लाह ताला बाकी का आपको बताएंगे। टीआरएस मखनाना पार्टी का अहम इजलास सदर पार्टी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में टीआरएस भवन बंजाराइल में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में असम्बली कोटे से होने वाले कानून साज काउंसिल के चुनाव पर गौर व किया गया। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी के उम्मीदवारों का तारुफ करवाया। इनमें साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कटम श्रीहरी, साबिक सदर नशीन कानून साज काउंसिल जी सुगेंदर रेड्डी, साबिक जिला कलेक्टर सिद्दीपेट वेंकटराम रेड्डी, बंडा प्रकाश, कौशिक रेड्डी और टी रविंदर शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि उनकी पार्टी 29 दिसंबर को दिल्ली में धरना देते हुए मरकज़ पर किसानों से धान खरीदने के लिए अपने मुतालबे पर जोर देगी। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट जी संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा ने मंगल को हाईकोर्ट के अहाते में शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव के साथ पौधे लगाए और जी संतोष कुमार को इस प्रोग्राम के आगाज पर मुबारकबाद दी। संतोष कुमार ने चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस को वर्कशॉप पर लिखी गई किताब पेश की। इस मौके पर जस्टिस राजशेखर रेड्डी, जस्टिस नवीन राव, जस्टिस श्रीदेवी, जस्टिस श्री सुधा, सदर नशीन बार काउंसिल ए नरसिम्हा रेड्डी, सदर बार एसोसिएशन अशोक गौड़, जनरल सेक्रेटरी पीटी राव और दूसरे भी मौजूद थे। नलगुंडा में धान की खरीदी के मरकज के दौरे के मौके पर पीर को बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए बीजेपी के कायदीन ने रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन से मुलाकात की। उन्हें याददाश्त पेश करते हुए बरसरसदा टीआरएस पार्टी कारकुनों के हमले की तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बीजेपी के कायदीन खासकर साबिक वजीर डी के अरुणा के साथ गलत बर्ताव किया। गवर्नर से मुलाकात करने वाले कायदीन में
साबिक वजीर और रुकन असम्बली इटला राजेंद्र, रघुनंदन राव और राजा सिंह भी शामिल थे। बीजेपी की कौमी नायब सदर अरुणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों से धान खरीद कर उनकी मदद करे। కొనకుండా 20 రోజులుగా 30 రోజులుగా ఎండకు ఎండుతూ వర్షానికి తడుతూ మొలకలు వచ్చి రంగు మారి వరి కుప్పల మీదనే రైతులు చచ్చిపోతున్నప్పటికి కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు నీరో చక్రవర్తి లాగా వ్యవహరిస్తున్నాడు తప్ప, రాజకీయాలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తప్ప, రైతాంగాన్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తప్ప రైతుల యొక్క కన్నీళ్లు తుడిచే ప్రయత్నం చేయట్లేదు. అసలు ఈ సమస్య అంతా కూడా వర్షాకాలం పంట గురించి కాదు. ఇది వర్షాకాలంలో పండిన ధాన్యం రా రైస్ మాత్రమే వస్తుంది తప్ప ఫార్ బాయిల్డ్ రైస్ వచ్చేటువంటి ఆస్కారం లేదు. ఫార్ బాయిల్డ్ సమస్య ఎండాకాలం పంటలో వస్తుంది తప్ప వర్షాకాలంలో పంటలు వచ్చే ఆస్కారం లేదు. మాకు అనుమానం వస్తుంది, సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్కి ప్రభుత్వం ఏ గ్యారంటీ అయితే ఇచ్చి డబ్బులు బ్యాంకుల ద్వారా తీసుకోవన్నో ఆ డబ్బులు రాక, డబ్బులు లేక రైతాంగం యొక్క ధాన్యాన్ని కొంటలేదా అని చెప్పి మాకు అనుమానం వస్తూ ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకున్నా పట్టించుకోకపోయినా ఇది నా రాష్ట్రం, నా రైతులు, నా ప్రజలని చెప్పి డంబాలు పలికే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ నీ రైతులు, ఈ తెలంగాణలో మన రైతులు ఇవాళ కన్నీళ్లు పెడుతున్నా, శవాలుగా మారుతున్నా, ఇవాళ ఎందుకు మీకు కనికరం రావట్లే అని చెప్పి యావత్ రైతాంగ లోకమంతా కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉంది. నీ యొక్క నికృష్టమైన పద్ధతులను చూసి రైతాంగం కన్నీళ్లు పెడుతున్నప్పుడు బాధ్యత కలిగిన ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు జిల్లాలు పర్యటిస్తూ ఉంటే, ఐకేపీ సెంటర్లు తిరుగుతూ ఉంటే మీరు రాళ్లతో కోడిగుడ్లతో దాడి చేయడం ఇది అత్యంత హేయమైన చర్య. నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక బెంగాల్ లాగా ఉంటుందని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నావు. తెలంగాణ మంచిని మాత్రమే గౌరవిస్తుంది, మర్యాదను మాత్రమే సవిచూస్తుంది తప్ప లేకపోతే నీ భరతం పట్టుడు తప్పకుండా ఖాయం. ప్రజాక్షేత్రంలో తప్పకుండా నువ్వు శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవాలని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. ఇప్పటికైనా బేజారైపోకుండా రాజకీయాలను పక్కకు పెట్టి రైతాంగం యొక్క ధాన్యాన్ని ఇప్పటికే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ సంవత్సర కాలంలో ఒక 10-15 సార్లు వర్షాలు పడి మొత్తం నాంతా ఉన్నాయి, మొలకలు వస్తూ ఉన్నాయి, రంగు మారుతూ ఉన్నది. దాన్ని భరించలేక గుండె పగిలినటువంటి రైతాంగాన్ని తక్షణమే ఆదుకోవాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने धान की खरीदी के मामले में बीजेपी पर ड्रामा करने का इल्ज़ाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ को किसानों से धान खरीदना चाहिए वरना किसानों को भारी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ के मंजूरा ज़रूरी क़वानीन की वजह से ये सब मसाइल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने रियासती बीजेपी कायदीन पर जोर दिया कि वह मरकज़ पर दबाव डाले और किसानों को इंसाफ दिलाए। నువ్వు ఆనకాలం నడుస్తూనే ఉంది, కొంటనే ఉన్నారు, బాగానే నడుస్తుంది, ముందు యాసంగి సంగతి చెప్పండి అని రైతు అడుగుతున్నాడు. ఇది ఒక విషయం. సాక్షాత్తు వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అధికార ప్రతినిధి ప్రకాష్ రెడ్డి ఆయన పేరు. నిన్న వీళ్ళు పోయి ఆందోళన చేసి రైతుల ఓట్లు చెల్లా చెదురు, రైతు కష్టం చేసినటువంటి వాడు ఎవరైనా రైతు కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. కష్టం చేసిన రైతు ఎంత ధాన్యం పండినా ఒక గింజ పక్కకు పోకుండా గింజను ఏరి కళ్ళంలో భద్రం చేసుకుంటాడు. రైతు ధాన్యం మీద ఎవరైనా చేయబడ్డా, రైతు ధాన్యాన్ని ఏదైనా పశువులు దొక్కినా లేకుంటే ఇంకేదైనా పాడైనా, గాలి వచ్చినా వాన వచ్చినా ఏదైనా రైతు గుండె తరక్కపోతుంటది. అటువంటిది వీళ్ళు మూకపోయి ధాన్యం మీద పడి డిస్టర్బ్ చేస్తానంటే వీళ్ళ అధికార ప్రతినిధి ప్రకాష్ రెడ్డి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన చెప్తున్నాడు, వారిస్తున్నాడు వాళ్ళని. ఏంటి ఏం జరుగుతుంది మీకు చెప్తాడు ప్రోగ్రామ్. ప్రకాష్ రెడ్డి గారు ప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఇంకా 3 రోజులు జరిగేది ఉంది మనది, మీరు ఇట్లా ఎందుకు చేస్తారు చేయకండి అని చెప్పి ఆయన వారిస్తున్నాడు. ఆయన వారిస్తే కూడా వాళ్ళు వింటలేరు. నేనేం లేని చెప్పలే, మీలాంటి మీడియా మిత్రులు కవర్ చేసేటువంటి అంశాలని మీ ముందర పెట్టినా. ఇప్పుడు తెలంగాణ రైతాంగం వాళ్ళ కష్టం వాళ్ళు చేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క చేయూత, ఆర్థిక సాయము, మద్దతు సర్కారు అండగా ఉన్న కారణంగా ఇలా తెలంగాణ రైతాంగం వాళ్ళ కష్టం వాళ్ళు చేసి ధాన్యం పండిస్తున్నారు. మీ పాత్ర ఏముందండి దీంట్లో? రైతులు పండించే పంటలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏదైనా పాత్ర ఉందా? మీ రోల్ ఏంటి అసలు? రైతు కష్టంలో మీ రోల్ లేదు. రైతులకు ఇచ్చే కరెంటులో మీ పాత్ర ఏమైనా ఉందా? పాత్ర లేకపోగా ఇవాళ తెలంగాణ రైతాంగం వాడుతున్నటువంటి కరెంటుకు రేపు మీటర్లు పెట్టాలనేటువంటి ప్రతిపాదన మూర్ఖులు మీరు, పాపాత్ములు మీరు. రైతులకు ఉరితాళ్లు పెడుతున్నారు మీరు.
ఇలా రైతులకు కష్టం చేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నీళ్ళు ఇచ్చి పంటలు పండిస్తుంటే सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने एमएलसी कोटे से साबिक जिला कलेक्टर सिद्दीपेट वेंकटराम रेड्डी को काउंसिल का उम्मीदवार बनाने पर टीआरएस पर शदीद तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि वेंकटराम रेड्डी एक बदउनवान आईएएस ओहदेदार थे। उन्होंने चित्तूर जिला कलेक्टर की हैसियत से पानी की स्कीम में धांधियां की। साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार के दौर में चित्तूर जिले में 7,000 करोड़ रुपए का जो स्कैम मंजूरियाम पर आया था, उस वक्त टी हरीश राव ने, जबकि वो रुकन संबली थे, वेंकटराम रेड्डी को मअतल करने का मुतालबा किया था और संगीन इल्जाम भी आयद किए थे। रेवंत रेड्डी ने बताया कि साबिक वजीर शब्बीर अली ने भी वेंकटराम रेड्डी के बारे में चीफ सेक्रेटरी से लेकर सदर जमहूरिया तक शिकायती मकतूबात रवाना किए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। చేస్తున్న ఇన్కాప్ దాని ఎండి అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని చెప్పి కేసీఆర్ గారు ఆయన పార్టీ హరీష్ రావు గారు శాసనసభలో గొంతు చించుకొని గోలబెట్టారు. ఆనాడు తెలంగాణకు నిధులు ఇవ్వకుండా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చిత్తూరుకు వేలాది కోట్ల రూపాయల తాగునీటి పథకానికి తరలించకపోతే ఆ పథకానికి వ్యూహ రచన చేసి డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసి కాంట్రాక్టర్లకు టెండర్లు ఇచ్చి కమిషన్లు కొట్టేసింది ఈనాటి సిద్దిపేట కలెక్టర్ పి వెంకట్రామరెడ్డి అని పదే పదే ఆనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆరోపణలు చేయడమే కాకుండా తెలంగాణకు నిధులు ఇవ్వకుండా ఆంధ్రాకు నిరులు తరలించకపోయినరు. ఇక ఈ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మేము కొనసాగలేము, సమైక్య పాలకుల యొక్క ఈ వివక్ష తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆత్మగౌరవానికి అవమానం. ఈ అవమానాన్ని ఇంకా భరించేది లేదు, వీళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సిందే, రాష్ట్ర విభజన జరగాల్సిందే అని చెప్పి ఆనాడు మాట్లాడారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో సీమాంధ్రకు సంబంధించిన చంద్రబాబు నాయుడుకి అత్యంత సన్నిహితుడు, ఆ తర్వాత వచ్చిన రోసే గారిని మెప్పించి ఐఏఎస్ పొందినోడు, ఆ తర్వాత వచ్చిన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి హయంలో చిత్తూరుకు వేల కోట్ల రూపాయలు తరలించకపోయినోడు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును అనకొండలాగా తిప్పి వందలాది ఎకరాల భూములను కొల్లగొట్టినోడని ఆరోపణలు వచ్చి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమైక్యవాదులైన అందరి ముఖ్యమంత్రులకు అత్యంత సన్నిహితుడు ప్రీతిపాత్రుడైన పి వెంకట్రామరెడ్డిని తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడో అనామక పోస్టులో నియామకం చేయాల్సిన కేసీఆర్ గారు అలా చెయ్యకుండా అతను రావడమే ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్గా నియమించుకున్నాడు. వారి సమర్థత, వారి నైపుణ్యము, ముఖ్యమంత్రులను మెప్పించడము, ముఖ్యమంత్రులకు వందల వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించి పెట్టడము, భూ వ్యాపారాలలో తన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించడము, ఈ అన్ని గొప్పతనాలను గుర్తించిన కేసీఆర్ గారు 2015లో ఇతన్ని దక్కన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ సంస్థకు అదనపు బాధ్యతలుగా సీఈఓగా నియమించిండు. ఇతన్ని దక్కన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్కు సీఈఓగా నియమించినప్పుడు హౌసింగ్ బోర్డులో ఉన్న భూములు. कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हरबत राव ने कहा कि धान की खरीदी के मामले को लेकर टीआरएस और बीजेपी सियासत कर रही है, लेकिन हकीकत में इससे धान का खराबा हो रहा है। दोनों जमातों को किसानों से होने वाले नुकसान का कोई अंदाजा नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमत राव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की पदयात्रा का मजाक उड़ाया और कहा कि इससे किसको क्या फायदा मिला, ये सब जानते हैं। बीजेपी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे और महंगाई पर खामोश है। उन्होंने हुजूराबाद में बीजेपी की कामयाबी को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ईटा राजेंद्र शायद आज़ाद उम्मीदवार भी होते तो वे चुनाव बासानी जीत जाते। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से कहा कि वो मरकज के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दें और इसमें कांग्रेस भी शामिल होगी। तब किसान हम जो पैदावारी करे सो धान खरीदना बोल के गांव में लोग बैठे हुए बारिश में धूप में ताटपत्रियां डाल के आखिरी में हालत ये हो गया, जब खरीदने वाला कोई नहीं आया, कोई ऑफिसर नहीं आया, तो ये किसान जो धान के कुप्पे में धान के जो जमा करे वही सिप्पे मर गया।
ऐसा दूरदर्शी मैं कभी नहीं देखा। किसान सबको खाना खिलाता, रिक्शा वाले से लेके धीरू भाई अंबानी को भी खिलाता। किसान का मतलब है इस देश को खाना देने का, उस खाने का पैदा करे वाला, उसको आगे लाने वाला, खेती में करके खाना खिलाने वाला ही मरने को आया। अब उसके ऊपर भी राजनीति चल रही। कल देखा नलगोंडे में जो यूनाइटेड नलगोंडे में हंगामा, दानों के जो कुप्पे कने लड़ ले रहे बीजेपी वाले पत्थरों से, टमाटों से, आखिर मुर्गियां क्या करे, मुर्गियों को अंडों से भी मार रहे था। ये क्या तरीका है मुझे समझ में नहीं आता केसीआर। और दूसरी बात, एक तरफ कोड है, इलेक्शन कोड रहने के बाद भी वो फिर रहे, कई को फिर रहे, क्या है मुझे तो समझ में नहीं आया। ये बोलते हैं कि केंद्र सरकार खरीदो, उन्होंने बोलता केसीआर केंद्र सरकार दान नको खरीदो बोले। अब दोनों के बीच में हवा को दीवाना बना रहे। और आप पहली मरता बोले केसीआर क्या बोला, नहीं वो बराबर हो 3 बिल का। अरे तेरे ईमानदारी है तो असेंबली में बिल पास कर, इससे पहले तू बोला नहीं, आप बोले नहीं, आप बोले नहीं, क्या बोल के नहीं ये किसानों के विरुद्ध में ये 3 बिल। फिर आप दिल्ली जाते ही पहला कॉल जब दिए किसान का, किसान मोर्चा, उस वक्त तुम पूरा सरकार उसमें योगदान दिए, फिर दिल्ली जाने के बाद भूल गए किसानों का। अभी फिर किसानों का याद आया, अरे भाई कब तक ऐसे लोगों को गुमराह कर रहे, हम भी बराबर, अगर तू आप जंतर मंतर में करेंगे तो हम बराबर आते। किसान ये नहीं देखता ये बीजेपी वाला या एमआईएम वाला या कांग्रेस वाला नहीं देखता, खाना सबको खिलाता उन्हें। तो इस वजह से आप जब भी जंतर मंतर हम भी आएंगे आपके साथ, मगर बीजेपी वाले आते क्या, देखो पहले तुम्हारा नियत साफ करो, पहले ये असेंबली में बिल पास करो, नहीं तो मेरे रिक्वेस्ट है भट्टी विक्रमार्का बराबर बाइकाट करना, जो असेंबली में जब तक ये बिल नहीं लगाए। देखो वहां प्रियंका गांधी कैसा जा रही, जब किसान 4 लोग मरे तो वहां पर चले गए। तो मैं बोलने का मतलब है अब ये समय आ गया, हम 2 से 3 में गए, अब तो भी अब नहीं सुधरेंगे तो कांग्रेस का नुकसान होता है। उसी की वजह से वेणुगोपाल मीटिंग बुलाए, सोनिया का, मैं सबसे यही डर है, इंदिरा गांधी का वोट बैंक 20% रहता, वो किधर गया, किधर ट्रांसफर हुआ, इसके ऊपर सोचना चाहिए भाई, नहीं तो 2023 में इसका नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हर आदमी मिलना चाहिए, दुश्मन से लड़ना बोले तो घर पहले सीधा। हज साल 2022 के लिए ऑनलाइन दरखास्तों को कबूल करने हज कमेटी के ऐलान के बाद हुकूमत के मुशीर अखिल तैमूर एके खान ने इसके लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। एके खान ने सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफीर औसाफ सईद से भी टेलीफोन पर बातचीत की और हज 2022 के बारे में मालूमात हासिल की। दे सकते हैं, जो भी नियत करे हुए हैं हज का, वो अब ये जो मोटे तौर पर जो बात बताए गए हैं आपको, इस पर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। वैलिड पासपोर्ट्स, वैक्सीनेशन और अपना तंदुरुस्ती के बारे में और ज़्यादा तवज्जो देना, इन बातों पर कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, तवज्जो देना है आपको, और तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे भी नए नए इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे आपको जानकारी देते रहेंगे हज कमेटी के जानिब से, उसके मुताबिक आप आपकी तैयारी कर सकते हैं। और ये बात भी है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के बारे में कुछ एहतियात से रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अभी किसी प्राइवेट टूर ऑपरेटर को कोई कोटा नहीं दिया गया है, ये बात जानना ज़रूरी है। इसलिए कि कोई टूर ऑपरेटर अभी से पैसे कलेक्ट करना और बुकिंग्स शुरू करना ऐसा कुछ करे तो इन बातों में आप नहीं जाना है बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हज कमेटी में आप इसको इत्तला भी दे सकते हैं, पुलिस स्टेशंस में भी इत्तला दे सकते हैं आप कि इस तरह का जो गैर कानूनी कार्रवाई है ये हो रहा है। जब तक कोटा फिक्स नहीं होता हिंदुस्तान का, उसमें से फिर हर हज कमेटी के लिए, हर स्टेट के लिए कोटा मुकर्रर नहीं होता है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए कितना कोटा मिलने वाला है कोई भी नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि वो इलीगल है
इनवैलिड है, अनऑथराइज्ड है वो। तो ये ज़रा इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जब तक सारे इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन हज कमेटी से हासिल नहीं होता, आपको ये चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है आप लोगों को। स्टेट हज कमेटी, तेलंगाना हज कमेटी सरकारी मुलाजमतों में भर्तियों के सिलसिले में एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। सदर रियासती युवा मोर्चा भानु प्रताप और शहजादी बेगम की क़यादत में सैकड़ों नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने याद दिलाया कि टीआरएस ने असेंबली इंतखाबात के मौके पर बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3,000 रुपये वजीफा देने का वादा भी किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना में हजारों सरकारी जायदादें 5 बरस से मखलूआ हैं, लेकिन हुकूमत इनको पुर करने से कासिर है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कलेक्टर हर जिले के कलेक्टरेट के सामने धरना कर रहे हैं। यहाँ पर केसीआर साहब जब 2014 से पहले जब तेलंगाना मूवमेंट में उन्होंने कहा था कि तेलंगाना आते साथ ही हम तेलंगाना के बेरोजगार यूथ को है ना 2 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे और हर घर को एक जॉब देंगे। तो आज तक तो कुछ भी नहीं है एम्प्लॉयमेंट, तो हम कंटिन्यू इस पर लड़ेंगे और 2023 में 100% बीजेपी आएंगी। बीजेपी आने के बाद ही हम जो 2 लाख एम्प्लॉयमेंट है वो बीजेपी दे सकती है। ये केसीआर से नहीं होता। उन्होंने कोई किसी के साथ भी न्याय नहीं किया है। सब जब वो फार्म हाउस में बैठते हैं, फार्म हाउस के बाहर आते नहीं है, यूथ से बात करते नहीं। जब इतने कंटिन्यूअसली उन्होंने जो टेंडर से तो यूथ को क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि खाओ पियो और घूमो। 2016 से लेकर आज तक कोई पीएचडी नोटिफिकेशन नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में जाके देखिए 60% से अबो प्रोफेसर पोस्ट वैकेंसीज में है। तो ये तेलंगाना का क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आपसे नहीं होता, सिर्फ आपके घर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपकी बेटी को मिलेगा, आपके बेटे को मिलेगा, हरीश राव को मिलेगा, आपके रिलेटिव्स को मिलेगा, आपके नवासे को भी मिलेगा, जो भी हो आपके फैमिली के लिए हो रहा है। लेकिन जब तेलंगाना मूवमेंट में 1200 यूथ जब सुसाइड कर लिए तेलंगाना के लिए, लेकिन केसीआर के लिए नहीं करे, तेलंगाना के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए करे, और वही एम्प्लॉयमेंट आज तेलंगाना में नहीं है। तो इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा कंटिन्यूअसली अपनी लड़ाई लड़ेगा। शुक्रिया। चामिना पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले 5 अफराद इरशाद अहमद, मोहम्मद आसिम खान, रिजवान खान, मुश्ताक खान और एक शख्स को एटीएम से माह अगस्त और सितंबर के दरमियान हुसैन आलम में वाक़ एसबीआई के एक एटीएम सेंटर से अलग अलग मौक़ों पर 53,000 रुपये की रकम धोखे के जरिए निकालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। बताया था कि वो एटीएम से पैसे निकालने के बाद अपनी बैंक को इत्तला देते थे कि उन्हें पैसे नहीं मिले। सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनकी चोरी का पता चला। एडिशनल इंस्पेक्टर मलेश ने अपनी टीम की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाई। चारमीनार पुलिस स्टेशन के तरफ से इंटर स्टेट एटीएम ऑफेंडर्स की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये सब हरियाणा के रहने वाले हैं, और 3 जो अभी एब्सकॉन्डिंग हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, वो लोग भी हरियाणा के हैं। और अभी तक जो रिकवरी हुआ है उसमें 2 बाइक, 3 ऑटो, मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड्स और कुछ कैश। जो ऑफेंडर्स हैं उनके नाम हैं मुबीन अहमद, आबिद खान, जाबिद खान। ये लोग सब पलवल डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। और ये पूरे ऑपरेशन में हमारे साउथ जोन डीसीपी गजराव भोपाल के लीडरशिप में एसीपी चारमीनार भिक्षम रेड्डी, गुरु नायरू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और मल्लेश एडिशनल इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम मिलकर ये अच्छा काम, ये डिटेक्शन और अरेस्ट किए हैं। थैंक यू। पुलिस फैसलाबाद ने लगड़े का पुल के पास पीर की रात एक आरटीसी बस ड्राइवर जहांगीर पर हमला करके उसे शदीद तौर पर जख्मी कर देने के वाक़े में मुलविस 2 नौजवानों फैसल बिन मोइन और सैयद मिराज को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि दोनों जो एक्टिवा पर जा रहे थे, बस ड्राइवर की जानिब से उन्हें साइड न देने पर बरहम थे। चुनाचे उन्होंने बस को रोककर ड्राइवर को मारना पीटना शुरू कर दिया। कंडक्टर ने पुलिस को इत्तला दी थी, जिस पर पुलिस ने वहां फौरी पहुंचकर इन दोनों को दबोच लिया। ट्रैफिक पुलिस आसिफ नगर ने गड्डी मलकापुर मार्केट के आसपास दुकानात लगाने और सड़क पर कारोबार करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई और उन्हें वहां से बर्खास्त किया।
सब इंस्पेक्टर नईम और उनके स्टाफ ने इस कार्रवाई के दौरान फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को इंतबाह दिया। उन्होंने बताया कि इस इलाके में ट्रैफिक का जाम हो जाना रोज का मामूल बन चुका था। पुलिस कामाटीपुरा ने चंदूलाल बारादरी, गुलशन नगर और गाजी बंडा जैसे इलाकों में दिन की औकात में घरों में चोरी करने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल ने मीडिया को बताया कि मिलारदियोपल्ली की रहने वाली 43 साल सकिया बेगम अपने शौहर मोहम्मद अब्दुल सलीम और 19 साल बेटी आयशा सिद्दीका के हमरा इन इलाकों में गश्त करती और उन घरों को निशाना बनाती जिनके दरवाजे कुछ खुले होते। वो घर में दाखिल होकर सामान का सरखा कर लिया करते थे। पकड़े जाने पर वो ये कहकर छूट जाते थे कि वो किराए का मकान तलाश कर रहे हैं और उसकी मालूमात के लिए निकले हैं। इंस्पेक्टर डिटेक्टिव जी श्रीनिवास ने अपनी टीम के हमरा ये कार्रवाई की। ఒక కేసు కూడా కామాటీపుర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇది ఒక ఫ్యామిలీ వీళ్ళు భార్య భర్త వాళ్ళ కొడుకు వీళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఆ అమ్మాయి డోర్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నటువంటి ఇల్లులోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏమన్నా కనపడిందల్లా ఎత్తుకొస్తూ ఉంటుంది। ఈ అఫెన్స్లో కూడా ఈ ముగ్గురిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది। ఇప్పటిదాకా 4 కేసెస్ వీళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान पवन खेरा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत पर राफेल मामले में बदगुमानियों की पर्दापोशी का इल्ज़ाम आयद किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि राफेल मामले में हुकूमत मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ कर रही है तो दूसरी तरफ सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रही है। हुकूमत ने दावा किया कि इस मामले में कोई रिश्वत नहीं ली गई, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी ने हाल ही में बदगुमानियों के इशारे दिए हैं। पवन खेरा ने हुकूमत से सवाल किया कि इस मामले में सुशेन गुप्ता का क्या रोल है और क्या इससे कौम को वाकिफ करवाया गया। मजीद ये कि हुकूमत गुप्ता के रोल की तहकीकात करवाए। पवन खेरा ने कहा कि कांग्रेस ने एक से ज्यादा बार इस पूरे मामले की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया था और पार्लियामेंट में भी कई बार ये सवाल उठाया, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। Who was he trying to protect? Sushen Gupta or himself or Anil Ambani? Who was he trying to protect? In any defense deal, there are experts sitting here. In any defense deal, corruption clause is a must. Integrity clause is a must. The moment a middleman is found to be peddling influence, that deal is scrapped. I can give you the example of Augusta Westland. During Dr. Manmohan Singh's government, there was one complaint that Augusta Westland is indulging into corrupt practices. Mr. Manmohan Singh and Mr. Antony ordered an inquiry, scrapped the Augusta Westland deal and revoked their bank guarantee. That's the way defense deals are done. You can't go and buy bananas. You are not buying bananas or apples. You are buying aircrafts. And at every step you are intervening. As Prime Minister of India, who are you to intervene in defense deals? You are not allowed to do that. The Defense Ministry tried to tell the Prime Minister, please do not interfere. These are all file notings. We are not cooking up a fiction. The Law Ministry told the PMO, please allow the sovereign guarantee clause to be there. The Prime Minister overruled the Defense Ministry, the Prime Minister overruled the Law Ministry and did what the company wanted him to do. Now your questions on this subject, I would be very happy if you restrict your questions. यूपी के मौजूदा असम्बली इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। उन्होंने 3 साल की मुद्दत में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने पर रियासती हुकूमत को मुबारकबाद दी और कहा कि इससे जाहिर होता है कि बीजेपी हुकूमत रियासत को तरक्की देने के मामले में संजीदा है। इस प्रोजेक्ट पर 22,500 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हुए। 6 लेन वाली इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, माऊ और गाजियाबाद के रहने वालों को फायदा होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जलसे सालाना तकसीम असनाद में टाटा ग्रुप के सदनशीन नटराजन चंद्रशेखरन को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी गई। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान की मईशत को 3 से बढ़ाकर $12 ट्रिलियन तक ले जाना हो तो हर शहरी को तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम करनी चाहिए। वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बेशुमार तलबा बरसों से टाटा ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनियों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने कारपोरेट दुनिया के जिन अहम लोगों को एजाजी डिग्री अब तक अता की है उनमें रतन टाटा
और अजीम प्रेमजी शामिल हैं। गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद में हुक्काम ने तमाम शाहराहों से नॉन वेजिटेरियन फूड की स्टॉल बर्खास्त कर देने के काम जारी किए हैं। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टाउन प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन देवेंद्र दानी ने बताया कि शहर में स्कूलों, कॉलेजों और मजहबी मकामात से 100 मीटर की दूरी पर वाक़ ऐसी तमाम दुकानात और स्टॉल्स को हटा दिया जाएगा। अब ऐसी स्टॉलों और मंडियों पर अंडों के भजिए भी फरोख्त नहीं किए जा सकेंगे। अहमदाबाद गुजरात में चौथा शहर है जहां इस तरह के काम जारी किए गए। बीजेपी के कारकुनों की तहरीक पर राजकोट, भावनगर और जूनागढ़ में पहले ही ऐसे इक़दाम किए जा चुके हैं। अलबत्ता राजकोट और वडोदरा में हुक्काम ने नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को ढांक कर फरोख्त करने की इजाज़त दे रखी है।